So, good morning to all of you, dear students. As we have discussed about the Japta and Jamidar, okay, and Mansabdar also. So, let me discuss about a closer look Akbar's policy. So, how the Akbar policy at that time in a medieval period, because Akbar was a very popular emperor in this period. So the broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, the Akbarnama, in the particular in its last volume, the Aine Akbari. सो कि आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी. ओके, एंड सेकंड थिंग कि जो इसमें जितनी भी जो एलेबरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो इसमें जिक्र किया हुआ है, गॉट इट, तो वो आईने अकबरी में है. एंड दिस इज़ रिटन बाय अबुल फजल. एंड कि अबुल फजल एक्सप्लेन्ड that the empire was divided into provinces called सूबास. सो कि उन्होंने सूबास इट मीन्स कि जिसमें सूबेदार जो हैं वो गवर्न करते थे, ठीक है. सो गवर्न बाय अ सूबेदार, तो उसने डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल सूबास, उसने डिवाइड किया हुआ था अपने एम्पायर को सूबास में, ठीक है. एंड हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. तो एक उसमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहता था, बिकॉज ऑफ कि वो क्या करते थे कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है. सो उससे क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था. फॉर द मेंटेनेंस of peace and order in his province, the Subedar was supported by other officers, ठीक है. एंड such as the military paymaster, जिसे बक्सी कहते थे, ठीक है, जो मिलिट्री पे मास्टर था, जो मिलिट्री के लोगों को वेतन देता था, सैलरी देता था, ठीक है. एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, वो सदर कहलाता था, ठीक है. अच्छा, सेकेंड थर्ड मिलिट्री कमांडर, जिसे फौजदार कहते थे, ठीक है. एंड द टाउन पुलिस कमांडर, जिसे कोतवाल कहा जाता था. कोतवाल तो आजकल भी आपको पता है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कोतवाल इन दिस प्रेजेंट टाइम, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या थी इन द अकबर, जिनकी जो अकबर के पीरियड की ये मिलिट्री बेसिकली क्या था, ये मिलिट्री से रिलेटेड भी है और रेवेन्यू से रिलेटेड भी है, ठीक है. तो और ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मोस्टली, बिकॉज ऑफ ये सारे क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड हैं. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, जिनको अलग अलग नेम से क्या किया जाता था, वो लोग बुलाते थे, ठीक है. सो अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. while they were loyal, the empire functions efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. सो इनको जो अकबर के जो कमांडेड जो क्या करते थे कि लार्ज आर्मी को क्या करते थे, कमांड करते थे, और जिनके पास रेवेन्यू जिन पे ज़्यादा खर्च होता था, ठीक है. तो जब तक का वो क्या रहे, उनके साथ ही काम करते रहे, फंक्शन करते रहे, तो तब तक का क्या हुआ कि जो एम्पायर का जो पूरा काम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही चलता रहा. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 17th सेंचुरी में उनके साथ कई मुगल एम्पायर्स की नहीं बनी. सो कि तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, वीकेंड होने लगी, ठीक है, बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, ठीक है. वाइल अकबर वॉज एट द फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570s, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा, Brahmin, Jesuit, priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. These discussion took place in the इबादत खाना. तो देखो सिंपली बात है, अकबर देखो पढ़ा लिखा नहीं था. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लेकिन वो क्या है, ही वॉज कि ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन वी कैन से, बिकॉज ऑफ कि वो सारे लोगों को, सारे धर्मों को, सारे रिलीजन को समझने के लिए उसने एक इबादत खाना क्या किया था, खोला हुआ था, जिसमें सारे रिलीजन के जो प्राइस्ट हैं और जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, आते थे, और सभी लोग क्या करते थे, उसमें क्या करते, पार्टिसिपेट करते थे, अपनी अपनी बातें रखते थे. सो हु एम्फेसाइज्ड रिचुअल एंड डोगमा,
वर ऑफन बाय गॉड्स। सो यू नो कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डोगमा एंड बाय गॉड्स, इट मीन्स कि जो जो जितने भी वहाँ पर क्या हैं, अकबर्स इंट्रैक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डोगमास वर ऑफन बाय गॉड्स। तो देखो, उसे ये पता चला कि जो जो धार्मिक लोग हैं, इट मीन्स जो 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 स्कॉलर्स हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मतान्धता, इट मीन्स डोगमा, इट मीन्स एक किसी भी चीज़ को क्या करना, अंधे तरीके से उसे मानना, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, फिर वो उसको क्या करना, उसको फॉलो करना। तो उसको पता चला कि यही चीज़ें क्या हैं समाज में, इन सोसाइटी में रिलीजन से रिलेटेड क्या करती हैं, लोगों को लड़ाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें समझ में आई। तो उसने क्या किया, दिस इवेंचुअली led Akbar to the idea of Sulh Kul or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that were universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh Kul, and this principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. So you know कि तो धीरे धीरे हुआ क्या, सिंपल सी बात है कि ये सारी चीज़ें अकबर ने क्या की, सुलह कुल की क्या करी, एक उसने सुलह कुल बनाया, ठीक है, और जिसमें क्या है, सभी जगह अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स जो हैं वो लोग लाएं, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस लेके आए, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल उसने इस चीज़ को, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, इन सब चीज़ों को क्या किया, उसने आगे रखा। उसने कहा कि भाई कोई भी रिलीजन बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी रिलीजन कुछ छोटा नहीं है। उसने कहा कि सिंपली तरीके से सभी रिलीजन एक जैसे हैं और सभी एक ही बातें करते हैं, तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। देखो यही प्रिंसिपल क्या जहांगीर और शाहजहां ने भी क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। Okay, so let we start now. तो मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो सिंपली देखो कि मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी और उसके बाद हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव तो एफिशिएंसी तरीके से इन मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर क्या है, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी। एंड यू नो कि जितने भी ट्रैवलर्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है इन अपनी अपनी स्टोरीज़ में, तो वो पता है कि मुगल एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉस्पेरिटी थी। बट लेकिन कुछ धीरे धीरे क्या हुई, इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, देयर इज़ अ 20 years, there we can see there is a record of the ऐसे there is a मनसबदार जिनको बहुत ज़्यादा क्या मिला था हाई पोस्ट मिली हुई थी। एंड 8000 में से कितने रह गए थे, वो 445 समथिंग रह गए थे, ठीक है। तो 8000 मनसबदार में से सिर्फ 445 मनसबदार ही रह चुके थे, और जिनके पास क्या था, ज़्यादा रेवेन्यू आता था। 61.5% का रेवेन्यू उनके पास, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व एंड देयर ट्रूपर्स। तो उनके सैनिकों के जो ट्रूपर्स थे उनके, और जो उनके खुद के खर्चे थे उस एम्पायर में, ठीक है, वो होते थे। सो द मुगल emperors and their mansabdar spent a great deal of their income on salary and goods. This expenditure benefited the artisan and peasantry who supplied them with goods and produce. So देखो इन लोगों को तो फ़ायदा होता था, आर्टिसंस एंड peasantry को who supplied them with good and produce, इनको तो फ़ायदा होता था। लेकिन जो मेन है, तो poorest among them live from the hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional sources, tools and supplies to increase productivity. देखो इसमें सबसे ज़्यादा तो जो नुकसान होता था वो होता था एक सिंपली पीसेंट का, ठीक है, जो क्या करता था, जिसके पास दोबारे क्या क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके पास क्या था, उसके पास दे हैव एन मनी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम थी। बाकी तो वहाँ पर बहुत सारे जो इन दिस प्रोवेनियंस की लाइक हैदराबाद इन अवध में, ऑल दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर बाय द 18th century, द प्रोवेनियंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड their independent political identities. We will read more about them in chapter 10th chapter। तो हम 10वें चैप्टर में इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली ये सिंपल सी बात जान लें कि जितने भी जो मुगल में इन यू नो कि बहुत ज़्यादा हायर लोग थे वहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत अमीर जो लोग थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। द enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite
मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। तो जितने भी ये मुगल में जो जो कमांडेड है, जो इनॉर्मस वेल्थ है जिनके पास, ठीक है, जिनके कारण क्या हुआ था 17th सेंचुरी के लास्ट के ईयर में वो लोग बहुत पावरफुल हो गए थे। तो जो मुग़ल एम्पायर है या मुग़ल जो एम्पायर हो धीरे धीरे क्या होने लगा, वीकेंड होने लगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता था जो गरीब जो पुअर पीजेंट्स होते थे उनका बहुत नुकसान होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक एक क्योंकि बिकॉज एक कोई भी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी अगर एम्पायर था उस टाइम पे तो वो एक मेंटेनेंस मांगता था, है ना, एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस मांगता था। और ऐसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ठीक है ना। लास्ट औरंगजेब के टाइम पे तो और भी ज़्यादा ही क्या होने लगी, जो सिचुएशन है वो बहुत, कंडीशन जो है वो बहुत देर वेरी बैड कंडीशन है एट दैट टाइम। तो कि ये सारी चीज़ें क्या हुई, मुग़ल एम्पायर के वीकेंड के लिए काफ़ी थी, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस चैप्टर, ओके। सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।